हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एरोटेरिया चैनल पे। एरोटेरिया के करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फरवरी 2022 की जो चौथे सप्ताह है उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उससे जुड़े हुए जो अन्य बातें हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में चौथे सप्ताह की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर के आया हूँ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्नों की श्रृंखला को। पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है उर्दू भाषा के लिए दिया गया है चंद्रभान ख्याल जी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और इन्हें उनकी कविता संग्रह ताज़ा हवा की तवशे के लिए जो है दी गई है। वहीं मैथिली भाषा की बात करें तो मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल जी को दिया गया है। उनके उपन्यास पंगु के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह भारत का एक प्रमुख सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इस वर्ष हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है आपको यह रखना है। दया प्रकाश सिन्हा जी को जो है सम्राट अशोक के लिए उनके उपन्यास के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं इंग्लिश भाषा के लिए जो है नमिता गोखले को उनकी किताब थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है। दोस्तों, एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उसका जिक्र किया गया है। पहला नाम है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया। तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया दो बहनें हैं जो कि हरियाणा से के रहने वाली हैं और दोनों ही चेस प्लेयर्स हैं। उन्हें हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र के जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये सही है। ऋषभ पंत को डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जबकि शाहरुख खान को थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आप देख सकते होंगे कि शाहरुख खान थम्स अप का प्रचार कर रहे हैं और जो ऋषभ पंत है वो डिश टीवी के साथ साथ D2H के भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वीडियोकॉन DTH के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो वो है D2H के ऋषभ पंत ही है। और शाहरुख खान जो है थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर है, साथ ही साथ A23 जो प्लेइंग गेम है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। जबकि पेप्सी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह सलमान खान है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों, हाल ही में जो है लिथुआनिया ने जो है अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ऐसा उसने क्यों किया है कि अपने देश में बढ़ते प्रवासी संकट को देखते हुए जो है लिथुआनिया ने यह निर्णय लिया है। आप देख सकते होंगे कि यह बाल्टिक सागर है जिसके पास एक छोटा सा देश है लिथुआनिया। अब छोटे से देश में बड़ी संख्या में यदि प्रवासी आ जाएंगे तो वहाँ पे खाद्य सामग्री और अन्य चीज़ों की समस्याएं आ जाएगी। तो ऐसे में जो है लिथुआनिया ने यह निर्णय लिया है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसादा ने जो है अपने पड़ोसी देश बेलारूस से बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने की वजह से वहाँ पर आपातकाल लागू किया है और यह 10 मार्च तक प्रभावी बना रहेगा। आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन में जिस प्रकार से वहाँ के लोग लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, अपने घरों को छोड़ करके पड़ोसी देश में जा रहे हैं, हंगरी में जा रहे हैं, पोलैंड में जा रहे हैं, बेलारूस में शरण ले रहे हैं, लिथुआनिया में भी गए हैं। तो इसी कारण के जो है लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि वहाँ पर अब आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। आपको याद रखना है कि बाल्टिक देश कौन कौन होते हैं। तो बाल्टिक में 3 देश आते हैं, लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया। आप देख सकते होंगे बाल्टिक सागर के पास में 3 देश है, लिथुआनिया है ऊपर में और यहाँ पे जो है लातविया और इस्टोनिया है। जबकि ऊपर की बात करें तो फिनलैंड है और स्वीडन है और साथ ही साथ पोलैंड और जर्मनी। ये 5 इधर हो गए, 2 ऊपर हो गए, यानी टोटल 7 देश हैं जो कि बाल्टिक सागर के पास में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल जी का निधन हो गया है। तो ये उड़ीसा के रहने वाले थे और उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री थे। तो आप याद रखेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री
ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ साथ वह राज्य के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था हेमानंद बिस्वाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। झारसुगुड़ा जिले के आदिवासी बिस्वाल जी ने 1989 से 90 और 99 से लेकर के 2000 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और 2009 में उन्हें सुंदरगढ़ से सांसद भी चुना गया था। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी राजनीति में इनकी छवि रही है और आखिरी कांग्रेसी नेता रहे हैं जो कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका आप नाम याद रखेंगे, हेमानंद बिस्वाल जी हैं उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दोस्तों, अनिरुद्ध सूरी जी के द्वारा यह किताब लिखी गई है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी जी के द्वारा लिखी गई नई पुस्तक का नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन। तो आप याद रखेंगे, अनिरुद्ध सूरी जी के द्वारा यह लिखी है। बात करें चेतन भगत के द्वारा, तो हाल ही में उन्होंने 400 डेज एक किताब लिखी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, एक तरफ पद दिया गया है। सेबी की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवी पुरी बुच को सेबी की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आइकिया इंडिया की पहली महिला सीईओ बनी है सुजैन फुलवेरर और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जो है चन्नीरा बंसी पोनप्पा जी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार सभी के सभी कथन दोस्तों सही है और सभी के सभी जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवी पुरी बुच, आइकिया इंडिया की पहली महिला सीईओ बनी है सुजैन फुलवेरर और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं चनीरा बंसी पोनप्पा। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो हाल ही में भारत और यूएई के मध्य एक समझौता हुआ सीईपीए एग्रीमेंट, जिसके तहत जो है भारत अपनी जो शाखा है वह संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सीईपीए एग्रीमेंट के हिस्से के तहत जो है भारत का जो आईआईटी है वह बाहर अपने देश के बाहर अपने शाखा स्थापित करेगा। कहाँ पे? तो यूएई में स्थापित करेगा। सीईपीए एग्रीमेंट क्या था दोस्तों? इसके तहत जो है दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 सालों में जो है $60 बिलियन से बढ़ा करके $100 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि अगले 5 सालों में दोनों देश के द्विपक्षीय व्यापार जो है वह $100 बिलियन हो जाएगा। तो ये बातें आप याद रखेंगे, ये सीईपीए एग्रीमेंट था। यूएई की बात करें तो यूएई की राजधानी जो है अबू धाबी है और वहाँ के जो प्रिंस है उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो भारतीय हैं, उनका नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान हैं और मुंबई इंडियंस के भी कप्तान हैं आईपीएल में, उन्होंने ही यह उपलब्धि हासिल की है। रोहित शर्मा टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रन बनने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल है उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और साथ ही भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ में इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टी20 में उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। अब जान रहे होंगे कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में पहले टी20 हुआ और फिर अब टेस्ट मैच चल रहा है। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है नदी। हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि लखवार बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपका उत्तर जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून के पास इसे बनाया जा रहा है और इसे यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि यमुना नदी पर लखवार बांध परियोजना बनाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि जल विद्युत की प्राप्ति कर सके और साथ ही साथ जो है किसानों को उस क्षेत्र में लाभ पहुंचाया जा सके। लखवार जल विद्युत परियोजना का काम 1976 में ही स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इतनी पुरानी परियोजना है लेकिन किसी कारणवश इस पर रोक लगा दी गई थी और अब पुनः इसे जो है बनाने की जो मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी जा चुकी है। लखवार परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के देहरादून के लोहारी गांव के नज़दीक जो है यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा सीमेंट का बांध बनाया जाएगा। लखवार और रेणुका जी बांध परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। तो हाल ही में दोनों परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी मिली है, लखवार और रेणु जी। तो ये रेणुका जी और रेणु जी दोनों एक ही है, आपसे पूछ देगा तो आपका उत्तर रेणु जी या रेणुका जी बांध जो है दोनों ही
यमुना नदी पर ही बनाए जा रहे हैं। लखवार प्रोजेक्ट के तहत कुल 6 राज्य लाभान्वित होंगे। वो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। ये 6 राज्य हैं जो कि लखवार डैम प्रोजेक्ट से लाभान्वित होंगे। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनका नाम है ऋचा घोष। इन्होंने 26 गेंदों पर ही 50 रन बना करके अर्धशतक पूरा किया है और ऐसा करने वाली वो भारत की सबसे पहली खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने सबसे कम गेंदों में जो है 50 रन पूरे किए हैं। ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली महिला बन गई है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों की वनडे सीरीज में चौथे मैच में ऋचा घोष ने जो है केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर यह रिकॉर्ड बनाया है। तो आप ये याद रखेंगे। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 27 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच जो है कर्नाटक के बेलगाम में भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन 2022 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे कि भारत और जापान ज्वाइंट एक्सरसाइज धर्म गार्जियन जो है वह आयोजित किया जाता है और इस वर्ष 2022 का जो संस्करण है वह कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया जा रहा है। बात करें भारत और जापान की, तो भारत और जापान के बीच में जिमेक्स और मिनेक्स 2 नेवल एक्सरसाइज है जो आयोजित किए जाते हैं। वहीं भारत और इंडोनेशिया की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति एवं गरुड़ शक्ति 2 एक्सरसाइज है जो आयोजित किए जाते हैं। बात करें भारत और थाईलैंड की, तो भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें भारत और सिंगापुर की, तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज जो नेवल एक्सरसाइज है वो आयोजित किया जाता है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में तीनों के बीच में जो ट्राइलेटरल है वो सिटमैक्स है। तो सिटमैक्स जो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है दिल्ली में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई दिल्ली में इसका निर्माण किया जा रहा है जिससे वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे जो उत्पन्न होते हैं दिल्ली में उसका निपटारा किया जा सकेगा। राजधानी दिल्ली में पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसे देश का पहला इको पार्क ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है और यह 20 एकड़ में फैला होगा और इससे प्रतिदिन 2 लाख टन कचरों का निपटारा किया जा सकेगा। अब देख सकते हैं दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ है। रोजाना 2 लाख ई कचरों का निपटारा हो सकेगा इस इको पार्क में और यह स्थापित किया जा रहा है दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों भारत के अंकों में गिरावट आई है। भारत पहले 40 स्थान पर था पिछले सूचकांक में और इस सूचकांक में भारत जो है वह 43वें स्थान पर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2022 में भारत को 55 देशों की सूची में जो है 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप देख सकते होंगे द स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइजेज के तहत यूएस दोस्तों यहाँ पे यूएस की जगह पे एस हो गया है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है जिसमें कि भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर यूके है और तीसरे स्थान पर जर्मनी जो है। पहले भी यूएसए जो पहले स्थान पर था पिछले साल भी और इस साल भी पहले स्थान पर है। तो आप याद रखेंगे। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो सिंगापुर में आयोजित जो है वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में जो है मीराबाई चानू ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ इसके साथ ही वो बर्मिंघम में जो आयोजित किया जाने वाला राष्ट्रमंडल खेल है उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारतोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ ही बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में जो 2022 में आयोजित किया जाना है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था। आप इसे याद रखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में जो है 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है इन्होंने जो है सिल्वर मेडल अपने देश के लिए जीता था। मीराबाई चानू का संबंध जो है दोस्तों मणिपुर राज्य से है, ये आप याद रखेंगे। भारोत्तोलन करती हुई आपको दिख रहे होंगी, वेट लिफ्टिंग जिसे कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। 2-4 बातें हैं जो मीराबाई चानू से आपको याद रखनी है। इनका संबंध मणिपुर से है और यह वेट लिफ्टिंग करती हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्हें जो है सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था और हाल ही में इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आगे आने वाले एग्जाम्स में इसे आप जरूर देखेंगे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उस स्थिति में वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे जो विदेशी भारतीय छात्र है उनको भारत लाया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे जो नागरिक भारतीय फंसे हैं उनको भारत लेकर आया जा रहा है। कुछ दिनों पहले जब अफगानिस्तान में इस तरह की घटना हुई थी तो वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति भारत के विदेश मंत्री के द्वारा चलाया गया था, विदेश मंत्रालय के द्वारा। उसी तरीके से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 18,000 से अधिक भारतीयों को लेकर भारत में आया जा चुका है। भारत और भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में फंसे हैं वो रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार हो रही है उस स्थिति में वहाँ पे फंस गए हैं, तो उन्हें उनके पड़ोसी देश जो है रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, इनसे बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में जो हवाई यात्रा है वो बैन कर दिया गया है। वहाँ पे जो कोई भी प्लेन नहीं उतर सकती है। ऐसे में उनको अपने पड़ोसी देशों में लाया जा रहा है, फिर वहाँ से भारत लेकर आया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कीव है। वहाँ के राष्ट्रपति भी पूछा जा सकता है, व्लादिमीर जेलेंस्की है। और यूक्रेन की मुद्रा जो है यूक्रेनियाई रिविनिया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया, जिसका नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों ICGS सक्षम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ICGS सक्षम जो है भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ने जो है 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पोर्टल व्हीकल CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम संस्करण जो है भारतीय तटरक्षक बल को वितरित कर दिया है। पोत का नाम जो है ICGS सक्षम है। यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है भारतीय तटरक्षक बल को 5 पोत देने की बात की थी और उसका अंतिम पोत जो है उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल को दे दिया है, जिसका नाम है ICGS सक्षम। आप देख सकते होंगे इसे भारतीय तटरक्षक बलों को दे दिया गया है। और ये कैसा पोत है? तो यह एक गश्ती पोत है जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रेविटस फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, योहेन पूनावाला को जो है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उषा काकड़े के ग्रेविटस फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में योहेन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें श्रीमती अमृता फाउंडेशन के द्वारा जो है समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये आप उनकी तस्वीर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो खगोलविदों ने हाल ही में एक सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी की खोज की है जो लगभग पृथ्वी से 16 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। उसका नाम रखा गया है एलाइसिनस इसका नाम है, एल्साइनियस इसका नाम है दोस्तों। हाल ही में खगोलविदों ने अब तक की सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा की खोज की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह हमारे स्पेस वैक्यूम में लगभग 16 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है और यह आकाशगंगा हमारी पृथ्वी से लगभग 3 अरब प्रकाश वर्ष जो है दूर है। इस आकाशगंगा का नाम जो है अल्सियोनस रखा गया है दोस्तों, अल्सियोनस इसका नाम रखा गया है, जो ओरानोस के बेटे का नाम है। ओरानोस क्या थे? तो यूनानी पौराणिक कथाओं के एक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों पहला जो आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम में, दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय मिलन 2022 के 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला जो है वह बंदरगाह चरण है जो कि 25 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाना है विशाखापट्टनम में, और दूसरा है 1 से 4 मार्च तक आयोजित किया जाना है। और इसका थीम जो है वह कैमराडरी, सामंजस्य, सहयोग है, जिसका उद्देश्य है भारत को दुनिया के लिए बड़े स्तर पर जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना। मिलन 2022 एक्सरसाइज है जो कि 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण जो कि विशाखापट्टनम पर, दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन, जो कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं और उन्हें ही हाल ही में भारत के 16 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हरा दिया है, जो कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध जो है शतरंज खिलाड़ी है और भारत के चौथे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है।
शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद प्रज्ञानंद तीसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने गत विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं? तो तीसरे नंबर के। इससे पहले विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा ने जो है मैग्नस कार्लसन को हराया है। मैग्नस कार्लसन कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये नॉर्वे के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की के द्वारा दोस्तों जो है किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं किसान मोबाइल ऐप लॉन्च बाय आईआईटी रुड़की टू सेंड एग्रीकल्चर एडवाइस, यानी कि कृषकों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान की जानकारी देने के लिए, ब्लॉक स्तर पर जो है मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो है आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह परय शिक्षालय जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। खुले में कक्षा की शिक्षा जो है पहले की तरह पुनर्जीवित करने के लिए कक्षा 5 तक के प्राथमिक बच्चों छात्रों को जो है लक्षित करके पड़ोस में समुदाय आधारित स्कूली शिक्षा प्रयास परय शिक्षालय शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है एक बड़े वर्ग को वापस लाना है जो पिछले 2 वर्ष में महामारी के बाद स्कूलों के बंद होने के बाद जो है औपचारिक शिक्षा प्रणाली से दूर हो गए थे। यानी कि उन गरीब तबके के लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि ऑनलाइन शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं और स्कूल बंद होने के कारण वो स्कूल भी नहीं जा पाए थे। टारगेट रखा गया है कि कक्षा 5 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाए। नाम है परय शिक्षालय, जो कि पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो यह आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन आहट आप देख सकते होंगे, भारतीय रेलवे के आरपीएफ फोर्स के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जो ट्रेनों में मानव तस्करी होती है उनको रोका जा सके। इससे बचने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। इसमें जो है पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए लंबी दूरी के मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा कि पता किया जाएगा कि इस ट्रेन में मानव तस्करी हो रही है कि नहीं हो रही है। महिलाओं को और बच्चों को इसमें ध्यान केंद्रित करके यह शुरू किया गया है। आरपीएफ की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका पूरा फुल फॉर्म है। और आपको याद रखना है रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वीके त्रिपाठी जी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? तो फरवरी 2022 में वन ओशियन समिट का आयोजन फ्रांस के शहर में किया गया, जो कि ब्रेस्ट है। फ्रांस के ब्रेस्ट शहर में जो है 9 से 11 फरवरी के बीच में यह आयोजन किया गया। वन ओशियन समिट टुक प्लेस इन ब्रेस्ट, यानी कि फ्रांस में जो है इसका आयोजन किया गया है। ब्रेस्ट में विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से फ्रांस द्वारा 9 से 11 फरवरी 2022 तक वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और सतत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थन और संरक्षण के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। तो आपको याद रखना है कि वन ओशियन समिट जो है समुद्री संरक्षण के लिए और समुद्री जो पारिस्थितिकी है उसके संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था, और यह जो है फ्रांस के जो ब्रेस्ट शहर है उसमें आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है प्रोजेक्ट सद्भावना, जिसका मूल उद्देश्य है कि राज्य में जो भी कामकाजी दस्तावेज होते हैं, जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत जो सचिवालय में लंबित पड़ी फाइलों का निपटारा किया जाएगा और लक्ष्य यह रखा गया है कि अगले 4 से 5 लाख फाइलों को जो है 1 साल में निपटारा किया जा सके। तो 1 साल में 4 से 5 लाख फाइलों का निपटारा करने के लिए, कार्यवाही में तेजी लाने के लिए, सचिवालय कार्यों को जल्द निपटाने के लिए जो है असम के सरकार यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा यह योजना लाई गई है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट सद्भावना। दोस्तों इस जो वीडियो है उसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में चैनल में हमारे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एडुटेरिया टेस्ट सीरीज, जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही आपको यह पीडीएफ ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे।